पहला जो टॉपिक है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। जो नेशनलिज्म का जो सबसे पहला जो धारा, जो नेशनलिज्म का सबसे पहला जो हमें देखने को क्लियर एक्सप्रेशन देखने को मिलता है, वो मिलता है 1789 में। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, हमें ये थॉट देखने को मिलता है, नेशनलिज्म का, राष्ट्रवादिता का थॉट देखने को मिलता है। जो रेवोल्यूशन का बिगिनिंग होता है उसी को एक इस सेंस में स्टार्ट किया जाता है कि सब कुछ कलेक्टिव है, हम लोग यूनाइटेड लोग हैं, हम लोग एक नेशन के, मतलब कहने का मतलब कि हम लोग फ्रेंच लोग हैं, ठीक है। एक यूनाइटेड वाला जो कलेक्टिव वाला सेंस होता है ना, आइडेंटिटी का सेंस, उसको लेके चल रहे थे स्टार्टिंग से ही। जब बिगिनिंग हुआ था इसका रेवोल्यूशन का, तब से ही वही था कि वी द फ्रेंच पीपल, वी द पीपल, ये वाला थॉट लेके चल रहे थे, ठीक है, वेरी बिगिनिंग से ही। और इसका रिजल्ट क्या था, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, इसका तो खैर 9th क्लास में हमको पूरा डिटेल में पढ़ना है, बट फिलहाल यहाँ पे बस ये जानना है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन था, यहाँ पे पहले सबसे पहले हमें आइडिया दिखता है नेशनलिज्म का। और इसका रिजल्ट क्या था, इसका रिजल्ट था ट्रांसफर ऑफ पावर। ट्रांसफर ऑफ पावर, पावर जो है उसका ट्रांसफर हुआ था। किससे किसको ट्रांसफर हुआ था, तो जो पावर मोनार्क्स के पास था, फ्रांस के अंदर जो पावर मोनार्क के पास था, यानी कि किंग द लुई 16, उसके पास जो पावर था वो ट्रांसफर हो गया था सिटीजन्स को। तो जो मोनार्क का पावर है वो किसको चला गया था, सिटीजन को चला गया था। मोनार्क का पावर किसको ट्रांसफर हो गया, सिटीजन को ट्रांसफर हो गया था। ये रिजल्ट था फ्रेंच रेवोल्यूशन का। जो एक मोनार्की वाला कंट्री था उसका पूरा बिल्कुल सिचुएशन चेंज कर दिया गया था। लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना आ चुकी थी, लोग एक राष्ट्र को लेकर चल रहे थे, वो समझते थे कि हम लोग सब इक्वल हैं। और रेवोल्यूशन का स्टार्टिंग ही वैसा हुआ था, इक्वालिटी के साथ, एक थॉट के साथ कि हम लोग जितना एरिया, जो फ्रांस का जितना भी एरिया है, उस पूरे एरिया में जो सब लोग रह रहे हैं, सबके ऊपर सब यूनाइटेड हैं और सबके ऊपर सेम रूल रहेगा। ऑल विल बी ट्रीटेड इक्वल, सबको इक्वली ट्रीटमेंट मिलेगा। कोई गॉड का बेटा, कोई गॉड का बेटी वाला सीन नहीं होगा, कोई वो मोनार्की वाला सीन नहीं होगा कि जो गरीब है उसको मौका ही नहीं मिलेगा, सबको यहाँ पे मौका मिलेगा। एवरीवन विल बी ट्रीटेड इक्वल, ठीक है। तो ये कहानी है ये कहानी है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या होता है। एक तो हमको नेशनलिज्म की भावना देखने को मिलती है, और दूसरा हमको देखने को मिलता है कि भाई जो पावर है, जो मोनार्क्स के पास, जो राजाओं के पास पावर था, वो किसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, वो सिटीजन को ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं हम लोग क्या, कि फ्रेंच में जो नेशनल असेंबली बनती है, फ्रेंच में क्या होता है, फ्रांस में क्या होता है, राजा को हटा के जो नेशनल असेंबली बनती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काम कर रही होती है। किसके ऊपर काम कर रही होती है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काम कर रही होती है। वो फटाफट कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट करती है, वो इलेक्शन करवाती है जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा क्या हो सकता है, थोड़ा सा मिस्टेक नहीं, थोड़ा सा बैकहैंड हो गया ये फ्रेंच लोगों के लिए कि भाई उनमें विमेन को सपोर्टिव नहीं रहे वो, ठीक है। जो सबसे पहला आर्टिकल आता है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी है राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन, विमेन का कहीं मेंशन ही नहीं उसमें, ठीक है। ये थोड़ा सा बैकहैंड हो गया। प्लस में दूसरा था कि इन्होंने सिटीजन को डिवाइड किया, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन में मेन जो 25 साल से ऊपर हो, प्लस में जो टैक्स पेयर हो, उनको बस एक्टिव सिटीजन में रखा गया, बाकी सारे लोग पैसिव सिटीजन। और जो एक्टिव सिटीजन है सिर्फ उन्हीं को राइट है वोट करने का। ये थोड़ा सा गड़बड़ वाला बात हो गया, ठीक है। तो एक ये हो गया कि भाई फ्रांस में क्या बन रही है, नेशनल असेंबली बन रही है, और नेशनल असेंबली के लिए स्टेट जनरल का क्या हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, वोटिंग हो रहा है, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना आ चुकी है, ठीक है। सबको राइट्स का मतलब समझ में आ रहा है, जो भी फ्रेंच लोग हैं उनको राइट्स का मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। और एक कलेक्टिव सेंस स्टार्टिंग से ही था कि हाँ भाई हम लोग क्या कहें, हम लोग सबको साथ में काम करना है, हम लोग जो नेशन बना रहे हैं उसमें हम लोग सब रहेंगे, ठीक है। और इसका और बहुत कुछ इम्पैक्ट होना स्टार्ट हुआ, और भी इसके आगे प्रोसेसेस चलते रहे, जैसे कई तरह के सिस्टम, कई तरह के रिफॉर्म्स स्टार्ट हुए, रिफॉर्म्स मतलब चेंजिंग, कुछ पॉजिटिव चेंज करना स्टार्ट हुआ। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छा खासा चेंज हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन में
बहुत चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होता है, नेशनल फ्लैग आता है, फ्रांस का अपना नेशनल फ्लैग, फ्रांस का अपना नेशनल फ्लैग आता है। ठीक है, यहाँ पे कई सारे ओथ्स लिए जाते हैं, प्रोमिसेस की जाती हैं। ठीक है, शहीदों को क्या कहता है, मार्टियर्स को श्रद्धांजलि दी जाती है। कई तरह के यहाँ म्यूजिक, हाइम्स जिसको बोलते हैं, भजन, संगीत, स्तुति, ये तैयार किया जाता है। ये सारी चीजें फ्रांस में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और एक ऐसा भावना जो फ्रांस के लोग हैं वो कहते भी हैं कि ये फ्रेंच लोगों का ये जो काम है, ये हमारा जो लक्ष्य है, ये हमारा मिशन है कि पूरे यूरोप को हम लोग को लिबरेट करना है। पूरे यूरोप को हम लोग को क्या करना है, लिबरेट करना है, चेंज करना है, आजाद करना है। किससे, उस मोनार्की सिस्टम से आजाद करना है। उस मोनार्की सिस्टम से लोग क्या करना है, पूरे फ्रेंच, सिर्फ फ्रांस को ही नहीं बल्कि पूरे जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको वहां से मोनार्क सिस्टम से हटाना है और उनको नेशन का मतलब समझाना है। ठीक है, और जैसे जैसे ये फ्रांस में इवेंट्स होते गए, जैसे जैसे फ्रांस में ये जितना भी नेशनलिज्म की भावना वगैरह जो भी इवेंट्स होते गए, वैसे वैसे अगल बगल के जो यूरोपियन कंट्रीज थे वहां भी लोग इन्फ्लुएंस होना स्टार्ट हो गए। जो स्टूडेंट थे, जो वेल्दियर पीपल थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो हाई मिडिल क्लास के लोग थे, वो लोग भी इससे काफी इंस्पायर होना स्टार्ट हुए। अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज में है जो जैकोबिन क्लब बनना स्टार्ट हुआ, जैकोबिन क्लब्स। अब हर किसी को पता होना चाहिए, 9th क्लास में जिसने पढ़ा है, जैकोबिन क्लब काफी फेमस क्लब है, पॉलिटिकल क्लब था। फ्रेंच रेवोल्यूशन में राइज हुआ था, तो जैकोबिन क्लब सिर्फ वही नहीं था फ्रांस में, नहीं कई सारे यूरोपियन कंट्रीज में। इवन इंडिया में भी जैकोबिन क्लब बना था और उसके एकमात्र मेंबर जो थे इंडियन, वो थे टीपू सुल्तान। ठीक है, तो सब जगह जैकोबिन क्लब्स बनना स्टार्ट हो गया। अब जैकोबिन क्लब्स बनने से फायदा ये हो गया कि उस कंट्री में जो आर्मीज थी उनका एंट्री स्टार्ट हो गया। जो फ्रेंच आर्मी थी उनका एंट्रीज अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज में स्टार्ट हो गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जैकोबिन क्लब। अब वो हर कंट्रीज अब्रोड वगैरह में, फॉरेन कंट्रीज में जाना स्टार्ट कर देते हैं और उनकी जो भावना है नेशनलिज्म की उसको स्प्रेड करना स्टार्ट करते हैं और लोग काफी खुश भी होते हैं। ठीक है, लोग काफी से क्या होते हैं, खुश भी होते हैं कि हाँ भाई ये हमारे लिए जो है ना गिफ्ट लेके आ रहे हैं, फ्रीडम का गिफ्ट लेके आ रहे हैं, मोनार्क से छुट्टी का गिफ्ट लेके आ रहे हैं। भाई राजाओं को हटाना है और हम लोग सिटीजन के पास राइट रहेगा, ये गिफ्ट्स लेके आ रहे हैं। ठीक है, और अब फ्रेम में आते हैं हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर नेपोलियन। एक सेकेंड, इसको इरेज करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वो डायरेक्टरी रूल को आके हटाता है और उसके बाद कॉन्सुलेट का सिस्टम लाता है, फर्स्ट कॉन्सल बनता है और फिर 1804 आते आते वो खुद सम्राट बन जाता है, खुद वो वहां का राजा बन जाता है फ्रांस का। कहीं ना कहीं उसने डेमोक्रेसी को एंड करते हुए, वापस मोनार्की को लागू किया। खुद वो राजा बन जा रहा है तो वापस उसने क्या किया, जो डेमोक्रेसी का एक रिपब्लिकन सिस्टम था उसको एंड कर दिया। जो राजा से छुड़वा के हम लोग खुद पूरा एकदम बढ़िया सा सिस्टम बना के लाए थे डेमोक्रेसी वाला, जनता पूरा खुश थी कि हम लोग के पास अब राइट होगा, अब आप खुद उसको रिटर्न कर दे रहे हैं फिर से राजा बन के। मतलब कैसा सोचते कि फिर राजा बन गए, तो लोगों के अंदर ये थॉट आ जाएगा कि अरे भाई राजा तो खुद हम लोग हटाए थे, फिर से वो राजा आ गया। बट नेपोलियन ने इस चीज को पकड़ा था, उस चीज को बहुत बढ़िया से समझा था कि अगर हमको राजा बन के भी रहना है तो हमको एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बढ़िया से चलाना होगा। एब्सोल्यूट पावर को बिल्कुल अपने अंदर नहीं रखना होगा, अपने अंदर ये थॉट नहीं रखना होगा कि आई एम द सन ऑफ गॉड और आई एम, ये वाला थॉट जो होता है तो जनता को बताना नहीं होगा कि जो हम करेंगे, जो मेरा मर्जी चाहेगा वही हम करेंगे और वही रूल बन जाएगा। इस वाले चीज से बचा वो, और उसने काफी अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स किए जिसकी वजह से जो अदर यूरोपियन कंट्रीज थी जहाँ पे उसके, तो हम लोग सब लोग जान रहे हैं कि ऑलमोस्ट इंग्लैंड वगैरह को छोड़कर ऑलमोस्ट एवरी यूरोपियन कंट्री वाज अंडर द नेपोलियन अंपायर के अंदर काफी बड़ी यूरोपियन कंट्रीज आ गई थी। आधा आधा से अधिक यूरोप का हिस्सा को कैप्चर कर चुका था नेपोलियन, अपना साम्राज्य वहां बना चुका था। ठीक है, तो उस बड़े से साम्राज्य को रन करने के लिए उसने काफी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज लिए, उसको बढ़िया तरीके से रन करने के लिए अच्छे अच्छे उसने रिफॉर्म्स भी स्टार्ट किए। तो वो कौन कौन से रिफॉर्म्स एक बार देखते हैं उसको लोग। जैसे फ्रेंच एज अ कॉमन लैंग्वेज, ये था कि भाई यूनाइट करने के लिए, जैसे फ्रांस में क्या था ना कि बहुत अजीब अजीब, अजीब नहीं बोल सकते, अलग अलग कस्बे के लोग अलग अलग लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, उनका कोई रीजनल डायलेक्ट है, उनका रीजनल कोई लैंग्वेज है, उन सबको डिस्करेज करना स्टार्ट किया गया, उन सबको हतोत्साहित करना, मतलब साइड करना स्टार्ट किया गया कि नहीं, आप एक कॉमन लैंग्वेज बोलो तभी हम बोल पाए कि हम एक नेशन में रहते हैं।
तभी हम एक यूनाइटेड की तरह काम कर पाएंगे, तभी हम दूसरे को समझ पाएंगे। आप एक कॉमन लैंग्वेज का यूज़ करो। और पेरिस जो कैपिटल था, वहाँ बोला जाता था फ्रेंच लैंग्वेज, तो बोला है कि फ्रेंच एक कॉमन लैंग्वेज हम लोग पूरे फ्रांस के लिए रखते हैं। ये एक बढ़िया रिफॉर्म था लोगों को ज्वाइन करने के लिए, यूनाइट करने के लिए। तो फ्रेंच एज अ कॉमन लैंग्वेज। सेकेंड था वेट्स एंड मेजर हैव यूनिफॉर्म सिस्टम। अब ये क्या है, वेट्स एंड मेजर हैव यूनिफॉर्म सिस्टम? देखो अलग अलग जगह पे, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे वेट्स जो होते हैं, जो मेजर करने का तरीका होता है वो वेरी करता है। इसका एग्जांपल देते हैं, सपोज करो बिहार में अगर हम 10 किलो आलू तोलते हैं तो यहाँ 10 किलो बटखारा, 10 किलो का बटखारा पे रखा गया 10 किलो आलू। वही लेके सपोज करते हैं अफगानिस्तान में चल जाते हैं, तो हो सकता है यहाँ के लिए 10 किलो वहाँ के 6 किलो के बराबर हो। तो यहाँ जो 10 किलो में हम बेचेंगे, अफगानिस्तान में ले जाकर 6 किलो के भाव में बेचेंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो उसने बोला कि नहीं, जो यूरोप में जितना मेरा साम्राज्य है वहां पे इक्वल वेटिंग होगा। अब इससे फायदा किसको होगा? इससे ट्रेडर्स को फायदा होगा, इससे वर्कर्स को फायदा होगा, इससे बिजनेस जो कर रहे हैं उन लोगों को फायदा होगा कि हाँ भाई पूरे यूरोप में अब उनको कहीं नुकसान नहीं दिखाई देगा, जहां भी जाएंगे इक्वल प्राइस में बेच पाएंगे। तो ये एक बहुत बढ़िया सिस्टम था। इसमें एक और वहीं जोड़ देते, करेंसी को फिक्स कर दिया गया, करेंसी के मूवमेंट को फिक्स कर दिया गया। कहने का मतलब है कि जितना यूरोप में साम्राज्य है जो नेपोलियन का, वह सब जगह एक सेम करेंसी कर दिया गया, एक सेम करेंसी कर दिया गया। अब ये सेम करेंसी करने से क्या फायदा है? सपोज करते कि हम एक स्टेट में रहते हैं, ए स्टेट में रहते हैं, और बी स्टेट में वो कोई सामान बेचना है, बट बी स्टेट का क्या है ना कि मतलब वहाँ का करेंसी अलग है। तो पहले हम बी स्टेट में जाएंगे, फिर करेंसी एक्सचेंज करवाएंगे, फिर अपना करेंसी से उसको एक्सचेंज करेंगे, फिर सामान बेचेंगे, फिर वापस यहाँ और अपने स्टेट ए में आएंगे, वहाँ करेंसी को फिर चेंज करवाएंगे। बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। बट अगर वो एक ही कंट्री के अंदर है, जब एक ही नेपोलियन के साम्राज्य के अंदर है, सब जगह एक ही तरह का करेंसी चलेगा, सब जगह एक ही तरह का करेंसी चलेगा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तब तो एक्सचेंज का मारा पीटी सब ध्यान, मतलब इतना टाइम वेस्ट वगैरह ये सब चीजें नहीं होंगी। सब जगह एक जगह एक ही तरह का कॉइन चलेगा तो हम लोग दूर दूर तक जाकर अपने सामान को बेच सकते हैं। दूर दूर तक जाके सब जगह अगर एक ही कॉइन चलेगा, पूरे यूरोपियन एम्पायर में जो नेपोलियन का अंडर था, सब जगह एक ही तरह का कॉइन फिक्स कर दिया गया, एक ही करेंसी को फिक्स कर दिया गया। ये सिस्टम से फायदा क्या है कि भाई जो गुड्स का ट्रैवल है बहुत ईजी हो गया, हमको कोई ज्यादा झंझट नहीं लेना पड़ेगा वहां का मुद्रा खरीदने के लिए, वहां का करेंसी खरीदने के लिए, फिर एक्सचेंज कराने के लिए। तो चीजें काफी ईजी हो गई इस रिफॉर्म की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ। एक थॉट लाया गया कि ऐसा नहीं है भाई कि मतलब हम राजा बन गए हैं तो मतलब हम ही सब कुछ बोलेंगे वही होगा। इस चीज को बहुत बढ़िया से पकड़ लिया था नेपोलियन, बोला कि हमारा सम्राट है लेकिन यहाँ जो जनता है उसके लिए ये फ्रांस है। ठीक है, उनकी बात को सुना जाएगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब बराबर है, जितने भी लोग हैं, सीएम पीएम डीएम जितने भी लोग हैं, सब लोग लॉ के सामने क्या है, सिटीजन की तरह ही है, सबके लिए लॉ सेम रहेगा। नेक्स्ट, डिसमिसल ऑफ बर्थ प्रिविलेज। बहुत लोगों को क्या होता है ना कि जन्म से ही विशेष अधिकार मिलते हैं। जैसे सपोज करो कि अगर सपोज हम मुकेश अंबानी के बेटा रहते हैं, खैर पढ़ रहा हम लोग अलग बात है, लेकिन हम रहते तो हम तो नहीं पढ़ते, पढ़ने वाला कोई सेंस नहीं होता है, अमीरी में पूरा जिंदगी काट रहे हैं, कोई काम धाम नहीं, बिल्कुल लाइफ के एकदम मजे ले रहे हैं। तो वो कहा कि नहीं, जन्म से जो विशेष अधिकार मिलते हैं उसको डिसमिस किया जाएगा, वो नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। जो आपकी प्रॉपर्टी है वो आप ही को रहेगी, वो आपका उस पर अधिकार है, उसके आपकी प्रॉपर्टी को कोई छीन नहीं सकता है। ये बेसिकली लाया गया था किसानों को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, कि आपकी प्रॉपर्टी को कोई छीन नहीं सकता है, तो सिक्योर्ड द राइट ऑफ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है एबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया, सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया। सामंती व्यवस्था क्या था? सैलरी के बदले जमीन देना, सैलरी के बदले क्या देना? जमीन देना। इस चीज सिस्टम को खत्म कर दिया। ठीक है, ये लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन करना कि एक फ्रांस में या यूरोप में कह सकते हैं, एक वो था, क्या उसको बोलते हैं, एक पिरामिड बनता था जिसमें सबसे टॉप पे किंग होता था, फिर नोबल्स होते थे, फिर कलर्जीज होते थे, फिर मिडिल क्लास होते थे, फिर एजुकेटेड मिडिल क्लास होते थे, फिर पीसेंट होते थे। उनका लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइड होता था, उसको भी हम फ्यूडल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, सेम चीज है फ्यूडल सिस्टम। सैलरी ना दे के आप क्या दे, उसमें आपको लैंड मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पीजेंट फ्री फ्रॉम सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज। सर्फडम में क्या है? भूत दासत्व, इसको हिंदी में बोलते हैं। लेकिन भूत दास यानी कि बोल सकते हैं जमींदार वगैरह अपने लैंड पे दूसरे फार्मर को बुला बुला के काम करवाते थे। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग काम उनसे करवाते थे, कम सैलरी दो ज्यादा सैलरी दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 6 घंटा रहना है 10 घंटा रहना है, जितना मर्जी उतना रखवा के काम करवाते थे, दास बना के, स्लेव बना के रखते थे। दैट इज सर्फडम। मैनोरियल ड्यूज जागीरदारी सिस्टम था,
जागीरदारी सिस्टम यानी कि लैंड के बदले पैसा देने वाला सिस्टम, ठीक है। तो पीजेंट फ्री फ्रॉम सर्फडम एंड मैनुअल ड्यूज, पीजेंट जो थे, जो किसान थे, उनको नेपोलियन ने क्या किया, सर्फडम और मैनुअल ड्यूज जैसे चीजों से छुटकारा दिलवाया, ठीक है। उनके ऊपर जो कर्जा था उससे छुटकारा दिलवाया, ठीक है। ट्रांसपोर्ट को बढ़िया किया, कम्युनिकेशन को बढ़िया किया, करेंसी को उसने फिक्स किया, जितना उसका अंपायर था, बड़ा सा अंपायर, उस करेंसी को उसने क्या कर दिया, वहां पे फिक्स कर दिया, ठीक है। वर्कर्स, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स एंड ऑल एंजॉयिंग द फ्रीडम, सब लोग को मजा आ रहा था, नया नया फ्रीडम सब लोग टेस्ट कर रहे थे, अच्छा लग रहा था उन लोगों को, वाह ये सब चीज हम लोग देख रहे हैं, राजा के होने के बावजूद ये सब देख रहे थे, बहुत अच्छा फीलिंग उन लोग आ रहा था। और अगल बगल की जो यूरोपियन कंट्रीज थी, जहाँ पर फ्रेंच आर्मी जो नेशनलिज्म की धारा है ये सब लेके जाती थी, वहाँ लोग काफी खुश होते थे फ्रेंच आर्मी के आने की वजह से। बट धीरे धीरे मिक्स रिएक्शन होने लगा, उनका रिएक्शन चेंज भी होने लगा, उनका रिएक्शन एक टाइम को क्या होने लगा, चेंज होने लगा। उनका ये जो मतलब खुशी वाला जो था, दोस्ती वाला टाइप था, वो धीरे धीरे दुश्मनी की तरफ बदलने लगा। क्यों समझते थे वो, क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, जो अरेंजमेंट हुआ था, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट हो रहे थे, उनका पॉलिटिकल फ्रीडम से कोई रिलेशन नहीं था। धीरे धीरे लोगों को ये बात समझ में आने लगा था कि नेपोलियन जो चेंजेस, जो रिफॉर्म वो कर रहा है नेपोलियन बोनापार्ट, वो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस तो चलो ठीक है, फ्रांस के लिए और यूरोपियन कंट्री अपने साम्राज्य के लिए कर रहा है, बट उसका मेन मुद्दा कुछ और है। वो धीरे धीरे अपनी आर्मीज को अंदर की ओर घुसाता जा रहा है, अपने यूरोपियन कंट्रीज में आर्मी को घुसाता जा रहा है, और वो आर्मी नेशनलिज्म की भावना के साथ साथ उस एरिया को कब्जा भी कर रही है, इन्वेड भी कर रही है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट जो कर रहे हैं और पॉलिटिकली जो आप फ्रीडम की बात कर रहे हैं, उनका आपस में तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। आप धीरे धीरे सब कैप्चर कर रहे हैं, नेशनलिज्म की बात कर कर क्या क्या कर रहे हैं, हमारे एरिया को इन्वेड कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से धीरे धीरे जो यूरोपियन कंट्रीज थे वहां पे लोग नेपोलियन के खिलाफ होना स्टार्ट हुए। दो तीन बैक पॉइंट हो गया कि एक था उनका सेंसरशिप। नेपोलियन ने सेंसरशिप स्टार्ट किया कि भाई कोई भी न्यूज़पेपर में छापना है, न्यूज या बुक छापना है, या मूवीज छाप निकालनी है, पैम्पलेट है, कुछ भी ऐसे जो भी मीडिया वाली चीजें हैं, वो सब पहले कौन देखेगा, नेपोलियन देखेगा। वो पहले चेकआउट करेगा कहीं इसमें मेरा कहीं बुराई तो नहीं कहा गया है, मेरा कितना ज्यादा अच्छाई कहा गया है, कितना बड़ाई किया गया, ये चीजों को चेक करेगा। तो एक तो सेंसरशिप का मामला हो गया। दूसरा था हेवी टैक्सेस। धीरे धीरे वो क्या कर रहा था, टैक्सेस को बढ़ाना स्टार्ट कर रहा था, क्योंकि ज्यादा जंग लड़ने के लिए उसको रेवेन्यू की जरूरत थी, और पूरा यूरोप जितना उसका सपना था, पूरे यूरोप को जितना चाहता था। और स्टार्टिंग में तो लोगों को ये बात समझ में नहीं आया। स्टार्टिंग में तो लोगों को लगा कि भाई हमारे लिए तो अच्छा है, ये हमको फ्रीडम होना, फ्री होना सिखा रहा है, राजाओं से अलग करना सिखा रहा है। बट बाद में लोगों को ये कॉन्सेप्ट आना स्टार्ट हुआ कि नहीं, ये नेपोलियन राजा, एक राजा, दोनों राजा से ही लड़ रहा है, और जनता की मदद लेकर वो राजा को एलिमिनेट करवा रहा है इजिली। कहने का मतलब है कि नेपोलियन एक राजा है, और सपोज करते हैं इंग्लैंड का जो राजा है, दोनों का आपस में लड़ाई है, बट नेपोलियन अपने नेशनलिज्म के धारा को लेके, यहाँ पे जो ऑडियंस है, यहाँ पे जो पब्लिक है इंग्लैंड की, उनको अपने मतलब क्या कहते हैं, अपने बहकावे में बहका रहा है। अब ये ऑडियंस खुद राजा के खिलाफ है, इन्हें से नेपोलियन, इन्हें से ऑडियंस, दोनों मिलकर राजा को गिरा दिया। ये थॉट लोगों के मन में आने लगा कि नेपोलियन अपने फायदे की वजह से, यूरोप को जीतने की वजह से ये चीजें कर रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस कर रहा है ताकि अपना साम्राज्य बना सके, रख सके। थर्ड था फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन आर्मी। आर्मी में काफी जबरदस्त रिक्रूटमेंट स्टार्ट किया उसने, क्योंकि यूरोप को पूरा वो कैप्चर करना चाहता था। इन चीजों की वजह से लोग वहां से क्या होने लगे, बैकआउट होने लगे, थोड़ा नेपोलियन के खिलाफ होने लगे। और 1815 में हम लोग देखते हैं कि वाटरलू के लास्ट में नेपोलियन को हरा ही दिया जाता है, ठीक है। तो ये कहानी था पूरा द फ्रेंच रेवोल्यूशन का, और जो आइडिया है नेशन का, कैसे वो यूरोपियन कंट्रीज में फैला, क्या उसका रोल था, क्या रिफॉर्म्स था, क्या बैकआउट रह गया नेपोलियन का, ठीक है। तो ये था पहला टॉपिक इसका।